हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्यानी हरपाल और ये हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप। हमारे इस चैनल में आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी वीडियोस मिल जाएगी और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 5th लेक्चर। टॉपिक है रेल और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप जा कर के उससे रेल का पार्ट 1 देख सकते हैं। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था रेल के बारे में, टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन के बारे में। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे वियर इन रेल एंड वेल्डिंग ऑफ रेल। Wear in rail. Wear is one of the prominent defects of the rail. Wear in rail मतलब हम उसे बोल सकते हैं कि जो रेल्स में डिफेक्ट्स आते हैं उसे हम wear in rail कहते हैं। Wear of the surface of the rail means either the top of the rail head or side of the rail head or end of the rail heads get रिमूव्ड। वियर में इंक्लूड होता है कि जो रेल होता है वो टॉप साइड से, या फिर हम उसको हेड भी बोल सकते हैं, या रेल का साइड पोर्शन या रेल का एंड पोर्शन, जब ये निकलने लग जाए या रिमूव होने लग जाए तो वो किस कारण होता है? वो रेल के वियर के कारण होता है, उसे ही हम रेल में वियरिंग कहते हैं। कुछ मेजर रीजंस हैं वियर के। पहला है एक्सटर्नली लार्ज लोड। जितने के लिए हमने रेल को डिज़ाइन किया है उससे ज़्यादा लोड उसमें आने लगे तो वियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई स्पीड ट्रेन, जब उस रेल के थ्रू हाई स्पीड की ट्रेन ट्रैवल करने लगती है तो वो भी एक रीज़न है वियर के। कॉन्सनट्रेटेड लोड विच आर एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट ऑफ द रेल सेक्शन। जैसे कि हमें पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि जो हमारा रेल होता है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन हम इतना ज़्यादा लोड उसमें प्रोवाइड कर देंगे रेल पे जो कि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो भी उसमें वियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। गैप एट द रेल जॉइंट, जैसे कि हमने साइट में देखा है कि दो रेल के बीच में एक गैप प्रोवाइड किया जाता है। दो रेल के बीच में एक गैप प्रोवाइड किया जाता है और उन दोनों रेल को एक प्लेट से या बोल्ट से जोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है दो रेल के बीच का गैप, उसके थ्रू भी वियर रेल के होते हैं। स्लिपिंग, स्किडिंग और स्ट्राइकिंग ऑफ द फ्लैंज ऑन कर्व, जब हमारा रेल किसी कर्व पोर्शन से ट्रैवल कर रहा है, मानकर चलिए इस तरीके का कोई कर्व है, इसके ऊपर हमारा रेल का एक्सल ट्रैवल कर रहा है तो उसमें स्लिपिंग के चांसेस बन जाते हैं, स्लिप होने के चांसेस, इस व्हील के स्किड होने के चांसेस हो जाते हैं। और जब कोई भी चीज़ एक कर्व से ट्रैवल करती है तो वो एक साइड में ज़्यादा फोर्स लगाती है, वो कोशिश करती है कि वो ओवरटर्न ना हो या दूसरे तरफ वो फिसल करके ना जाए। तो उस समय जो वो फोर्स लगाती है अंदर की तरफ फोर्स लगाने पर जो रेल के ऊपर फोर्स लगता है उससे भी वियर के चांसेस होते हैं। कुछ लिमिट्स होती हैं, परमिसिबल लिमिट्स जिसे हम कहते हैं वर्टिकल वियर के। दोनों कंडीशन में हम देखेंगे, फर्स्ट वन इज कर्व और सेकेंड वन कंडीशन इज स्ट्रेट। कर्व यदि है तो उसमें ब्रॉड गेज को दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम ए बी कैटेगरी और सी डी कैटेगरी बोल सकते हैं। ये बी जी क्या है? ये बी जी है ब्रॉड गेज, एम जी मतलब मीटर गेज, और नैरो गेज यहाँ पे मेंशन नहीं है बट उसे हम एन जी मतलब नैरो गेज कहते हैं। जिसे ये चीज़ नहीं पता आप हमारी प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। इसे हम दो तरीके से
कैटेगराइज करते हैं ए, बी और सी, डी। तो इस हिसाब से जो हमारे लैटरल वियर है वो में 8 और 10 ब्रॉड गेज में क्लासीफाई किए गए हैं, और मीटर गेज को QR से कैटेगराइज किया गया है, जिसको लैटरल वियर 9 बताया है। सेम एज यदि पाथ स्ट्रेट हो, वो स्ट्रेट पाथ में आपका ट्रेन क्या कर रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो रेल के ऊपर, तो उसको ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ए, बी, सी, डी सेम एज प्रीवियस, और मीटर गेज को भी अलग कर दिया गया है QR, R। उसके लिए जो लैटरल वियर आता है उसकी लिमिट होती है 6 mm, 8 mm, देन 6 mm एंड 8 mm। ये मेमोराइज करने वाली चीज़ है कि परमिसिबल लिमिट एक वर्टिकल वियर की कितनी होती है अकॉर्डिंग टू गेज। अब वियर तो हो गया है, लेकिन हम वियर होने तो देंगे नहीं, तो उसके लिए कुछ प्रिवेंशन गिवन होती है। तो वो प्रिवेंशन क्या है वो देखते हैं। फॉलोइंग आर द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग वियर्स। बेटर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक की मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। यूज ऑफ हेवियर एंड हायर UTS रेल सेक्शन, हमें ज़्यादा हैवियर और अच्छी क्वालिटी की रेल सेक्शंस को यूज़ करना चाहिए। लुब्रिकेटिंग गेज फेस, जो भी गेज होता है उसका, जैसे मैंने आपको बताया था इनर फेस और आउटर फेस होता है, तो जो फेसेस होते हैं उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। उसमें ग्रीस लगा सकते हैं कि व्हील और रेल जब एक दूसरे से कनेक्ट हो तो उसमें फ्रिक्शन होकर के कुछ टूट फूट ना हो, इजीली उसमें वो मूव कर सके। ट्रैक रिन्यूअल, ट्रैक बार बार आप चेंज कर सकते हो, जो चीज़ ख़राब है उसको निकाल सकते हो। वेल्डिंग और डिहॉगिंग ऑफ बेटर एंड। अब मैं आपको वेल्डिंग और डिहॉगिंग के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, बट आपको याद रखना है कि जो एंड्स होते हैं उसको वेल्डिंग और उसकी डिहॉगिंग से उसको बचा कर रखनी है। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ जॉइंट, कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कम हो। यूज़ ऑफ बियरिंग प्लेट, जिसको हम एडजिंग ऑफ स्लीपर कहते हैं। देखिए, बियरिंग प्लेट और एडजिंग ऑफ स्लीपर, इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। बियरिंग प्लेट मतलब जब हम किसी रेल को स्लीपर के ऊपर पे फिट करते हैं तो जो हम उसको बेस प्रोवाइड करते हैं उसे हम उसकी बियरिंग प्लेट कहते हैं। और एडजिंग ऑफ स्लीपर मतलब जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारी रेल होती है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, वो एक 1/20 में वो थोड़ी टिल्ट होती है, जिसे हम कांटिंग ऑफ रेल कहते हैं। तो जब वो कांटिंग स्लीपर के थ्रू हो, स्लीपर में ही हम स्लोप प्रोवाइड कर दें और उसके ऊपर रेल फिट कर दें, तो जो कांटिंग होती है उसे हम एडजिंग ऑफ स्लीपर कहते हैं। ये मैं अभी प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ और अच्छे से आप वो भी देख सकते हैं। यूजिंग चेक रेल ऑन शार्प कर्व, तो जो शार्प कर्व होती है, जब कोई कर्व पाथ से हमारा व्हीकल मूव कर रहा है तो हमें कोशिश करना है कि उसको एक दूसरी रेल प्रोवाइड करके, एक सपोर्ट प्रोवाइड करके हम वहाँ पे कर्व में दे सकते हैं रेल की, जिसे हम चेक रेल कहते हैं। आप देखते होंगे कई बार ट्रैक 2 रेल फिटेड रहती है, अंदर साइड में या बाहर के साइड में, उसे हम चेक रेल कहते हैं। इंटरचेंजिंग इनर एंड आउटर रेल, इनर और आउटर रेल को हमें चेंज करते रहना चाहिए। और मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट गेज, कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी गेज है वो हमेशा करेक्ट पोजीशन पे रहे, वो होना ही चाहिए। हॉग्ड रेल, मैंने आपको बताया कि मैं आपको हॉगिंग बताऊंगी। हॉगिंग क्या होता है, ठीक है। हॉगिंग, ड्यू टू द bettering action of wheel over the end of the rail get bends down and get deflected at the end. This hogging at end is due to loose packing under the joints and or loose fish plate. In short, जैसे कि हमारी मानकर चलिए ये 2 रेल है, ये 2 रेल के एंड को फिक्स किया गया है फिश प्लेट से या जो भी एक्शन बोल्ट के थ्रू इसको फिट किया गया। अब देखिए यहाँ पे इतना गैप है, गैप आने पर जब हमारा व्हील, ठीक है, ये मानकर चलिए व्हील है आपके ट्रेन का, तो जब वो व्हील आगे की तरफ बढ़ता है वो क्या करता है, ये व्हील, ये वाली रेल नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है
और ये वाली में जा कर के सीधे आपका ये ट्रैक क्या करता है, स्ट्राइक करता है। जब बार बार आपका जो व्हील है वो रेल को स्ट्राइक करने लगे तो वो स्ट्राइकिंग के कारण जो आपका रेल होता है वो आगे की तरफ क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। ठीक है, जो कि पहले प्रीवियसली इक्वल पोजीशन पे था, वो स्ट्राइकिंग के कारण, व्हील के स्ट्राइकिंग के कारण उसका जो एंड होगा वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, नीचे की तरफ बैंड हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हॉग्ड रेल। ठीक है, और ये किस किस कारण हो सकती है, इसके कारण है लूज पैकिंग अंडर दी जॉइंट्स। पैकिंग लूज होगी तभी तो नीचे पे वो धंसेगा और स्ट्राइक होने पर वो नीचे बैंड हो जाएगा। और जॉइंट और लूज फिश प्लेट, और फिश प्लेट जो हमने कनेक्ट किए हैं वो लूज रहेगा, इसीलिए वो दोनों रेल को मूवमेंट होने के लिए हेल्प करेगा, जिसके कारण व्हील स्ट्राइक होने पर वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। सो रेमेडियल मेजर्स, कैसे रेमेडी करना है, पहला हॉग्ड एंड आर कट ऑफ। पहली चीज़, जो चीज़ बैंड हो गई है रेल उसको क्या कर दो, कट करके बाहर निकाल दो। फ्रेश होल्स फॉर फिक्सिंग फिश प्लेट आर प्रोवाइडेड। उसके बाद में एक फ्रेश होल बनाना है और फिश प्लेट को क्या करना है, वहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, ज्वाइंट कर देना है, कट करके बाहर निकालने के बाद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग। हॉगिंग रेल्स आर एंटायरली रिप्लेस, और कोशिश करना है जिसको हमने काटा है वो पूरी तरीके से बाहर निकाल दो। दूसरा प्रोसेस हम कर सकते हैं, डिफ्लैक्टेड एंड्स आर ब्रॉट टू बी लेवल बाय वेल्डिंग। हम क्या कर सकते हैं, जो कि नीचे की तरफ बैंड है उसको ऊपर की तरफ खींचकर या फिर फोर्स लगाकर उसको सीधा कर दो और दूसरी रेल के साथ उसको वेल्ड कर दो। तो ये दो काम हम कर सकते हैं, पहला कट करके बाहर निकाल दो और दूसरा बोल्ट बनाकर ज्वाइंट कर दो, या तो फिर उसको ऊपर उठा दो, जो बैंड हुआ है उसको ऊपर उठा दो और ज्वाइंट कर दो या वेल्ड कर दो। अब ये वेल्डिंग ऑफ रेल्स क्या होता है, द वेल्डिंग ऑफ रेल इज कैरीड आउट इन अ डिपोट of a flash butt welding process and at the size is thermit welding process। अब देखिए, दो तरीके की प्रोसेस अभी हम बताए, होती तो चार तरीके की है, लेकिन इनका कहना है कि जब हम रेल में वेल्डिंग करते हैं तो जब हम डिपोट में करते, जहाँ उनकी साइट रहती है गैरेज जैसा, वहाँ पे यदि आपको वेल्डिंग करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। लेकिन साइट में जाकर के यदि वेल्डिंग करनी रहती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस। जनरली देखा जाए तो वेल्डिंग चार तरीके की होती है। एक होती है गैस प्रेशर वेल्डिंग, दूसरी है फ्लैश बट वेल्डिंग, तीसरी है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जिसे हम मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, एंड देन थर्मिट वेल्डिंग। तो चार तरीके की वेल्डिंग होती है और हमने क्लियरली ऊपर पे पढ़ा कि यदि डिपोट में करते हैं तो फ्लैश बट वेल्डिंग यूज़ करते हैं और साइट में करते हैं तो थर्मिट वेल्डिंग यूज़ करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेल्डेड ट्रैक। जब हमने ट्रैक रेल्स को या ट्रैक को हमने वेल्डिंग कर दी है तो वो कितने टाइप की होती है। तो वेल्डेड ट्रैक्स आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट वेल्डेड रेल्स और लॉन्ग वेल्डेड रेल्स और कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल। तीन तरीके से हम वेल्डिंग करते हैं ट्रैक की, एक शॉर्ट, दूसरी लॉन्ग और तीसरी कंटिन्यूअस। अब ये कैसी होती है, क्या होती है, देखते हैं। शॉर्ट वेल्डेड रेल, जिसको हम SWR कहते हैं, इट इज़ वेल्डेड रेल दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांडेड थ्रू आउट इट्स लेंथ। हमें क्या करना है, छोटी सी लेंथ होती है, नाम समझ में आ रहा है, शॉर्ट वेल्डेड रेल। तो उस रेल की छोटी लेंथ होती है, छोटी जगह में यदि रेलवे ट्रैक डालना है तो हम पूरे रेल्स में थ्रू आउट इट्स लेंथ हम उसकी क्या कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, दस प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव थर्मल स्ट्रेस। तो उससे क्या होता है, एक्सेसिव थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होने लगता है। ऑब्वियसली गर्मी में थर्मल स्ट्रेसेस उसमें डेवलप्ड होगा, जिसमें एक्सपांड भी हो सकता है वो, लेकिन इसीलिए इसका लेंथ कैसा होता है, नॉर्मली 3, 5 और 10 रेल लेंथ आर वेल्डेड। तो इसमें क्या करते हैं कि 3 या 5 या 10 रेल जो होती है उसको एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं या वेल्डिंग कर देते हैं थोड़े से दूरी के लिए, उसे ही हम कहते हैं शॉर्ट वेल्डेड रेल, SWR।
शॉर्ट वेल्डेड रेल्स आर मोर देन 3 रेल्स, ये हमेशा 3 रेल से ज़्यादा होती है। प्रोड्यूस हाइयर थर्मल स्ट्रेस, यदि 3 रेल से ज़्यादा हो गई तो वो हाइयर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करने लगेगी। सो दीज हैव बीन लिमिटेड 3 रेल्स। तो जनरली हम 3 रेल तक के यूज़ करते हैं, क्योंकि यदि 3 रेल से ज़्यादा हम 5 या 10 रेल को कनेक्ट करेंगे तो थर्मल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट हैज़ आ लेंथ अप टू 130 मीटर। तो हम कोशिश करते हैं 130 मीटर तक के उसे क्या करें, यूज़ करें शॉर्ट वेल्डेड रेल को। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग वेल्डेड रेल, जिसे हम LWR बोलते हैं। It is a welded rail, the central part of which does not undergoes any longitudinal movement due to the temperature changes. इस टाइप की जो रेल होती है, इसमें उस रेल का जो सेंटर पार्ट होता है उसमें कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर चेंज होने के कारण लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट सेंट्रल पार्ट पे नहीं होता है। सो अ लॉन्ग वेल्डेड रेल continues to expand and at its end for a particular length till adequate resistance force get developed toward the center. तो अब ये देखिए कि हम वेल्डिंग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो एंड पोर्शन है हम तब तक के उसमें वेल्डिंग करते हैं जब तक के जो उसका लेंथ होगा, पर्टिकुलर लेंथ में जब तक के उसका एक फोर्स डेवलप्ड होने लगता है टूवर्ड्स द सेंटर। जैसे हमने इसके पहले बताया कि एक भी मूवमेंट नहीं हो रहा था लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट सेंटर पे, तो हम तब तक के उसको कंटिन्यूस एक्सपांड करते हैं वेल्डिंग करके कि उसके सेंटर पोर्शन तक के, सेंटर पार्ट तक के एक फोर्स क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। और वो हम कब तक करते हैं, एट द स्टेज reach when at a particular length of the rail from its end the resistance offered। ये हम कब तक करते हैं, जब तक के जो रेल का सेंट्रल पोर्शन है उसका स्ट्रेस और जो भी रेसिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है उसका स्ट्रेस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल ना हो जाए, बिकम इक्वल टू द थर्मल चेंज, थर्मल चेंज के बराबर ना हो जाए वो रेसिस्टेंस फोर्स, तब तक के हम वेल्डिंग करते हैं। देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ रेल बायॉन्ड इट्स पॉइंट, तब तक के ये इस पॉइंट तक के उसका क्या होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। द लेंथ ग्रेटर दैन 250 मीटर ऑन ब्रॉड गेज एंड 500 मीटर ऑन मीटर गेज विन नॉर्मली फंक्शन ऑफ LWR। LWR की बात करें तो ब्रॉड गेज के लिए 250 मीटर फिक्स है और मीटर गेज के लिए 500 मीटर। The maximum length of LWR under Indian conditions shall normally be restricted to 1 block section। तो जनरली इंडियन रेलवे के हिसाब से ये रिस्ट्रिक्टेड है 1 ब्लॉक सेक्शन तक इसकी लेंथ। The length at each end of LWR or CWR which is subjected to expansion contraction of the account of temperature change is called breathing length। अब देखिए कि ऑब्वियसली टेम्परेचर जब चेंज होता है तो हमें पता है कि रेल एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो LWR में जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। सो एन एक्सपांशन जॉइंट इंस्टॉल्ड एट ईच एंड ऑफ द LWR टू परमिट एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, सर यहाँ से कट हो गया, तो वो क्या करता है कि हमें, वो क्या करते हैं जब ब्रीथिंग होती है किसी रेल की, अब सब जगह वेल्डिंग हो गई है, तो वेल्डिंग होने के कारण जब एक्सपांड होगा तो उसको कहीं ना कहीं लेंथ उसकी चेंज करनी पड़ेगी, लेंथ बढ़ती है या घटती है, तो पूरी जगह में पैक कर देंगे तो लेंथ बढ़ना घटना नहीं हो पाएगा और वो कहीं ना कहीं जा कर के रेल आपकी क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इसके लिए वहाँ पे क्या करते हैं, एक गैप प्रोवाइड करते हैं रेल पे, जो रेल के एंडिंग है वहाँ पे एक एक्सपांशन जॉइंट एक प्रोवाइड करते हैं और जॉइंट में गैप्स प्रोवाइड करते हैं। एक है आपका लास्ट वाला CWR, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूसली वेल्डेड रेल। कंटिन्यूसली वेल्डेड रेल्स में इट इज़ अ हाइयर कैटेगरी ऑफ LWR। इसके पहले हमने लॉन्ग वेल्डेड रेल देखे, तो उसकी जो हाइयर कैटेगरी होती है उसे हम कंटिन्यूसली वेल्डेड रेल बोलते हैं। इट मे बी ऑफ अ लेंथ ग्रेटर दैन 1000 मीटर। तो जो भी 1000 मीटर से ज़्यादा लेंथ की होती है उसे हम लॉन्ग वेल्डेड ड्रिल ना बोलते हुए उसे हम कंटिन्यूसली वेल्डेड ड्रिल बोलते हैं, CWR।
इट कंटिन्यूस थ्रू आउट स्टेशन यार्ड इंक्लूडिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो ये पूरे एरिया पे कवर किया हुआ रहता है, वेल्डिंग किया रहता है, स्टेशन यार्ड हो, साथ ही साथ इंक्लूडिंग पॉइंट्स हो और क्रॉसिंग, ये पूरी जगह पे इसकी वेल्डिंग की हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रेल आई, यहाँ पे इसको थोड़ा सा गैप प्रोवाइड किए हैं। ये जो गैप प्रोवाइड किए हैं इसे हम स्विच एक्सपांशन जॉइंट कहते हैं, जो कि हमने इसके पहले पढ़े SEJ, जो कि क्या करते हैं, कंटिन्यूसली वेल्डिंग रहती है तो थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करते हैं, जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं उसके लिए, तो वही है आपका यहाँ पे देखिए स्विच जॉइंट, जो कि दोनों तरफ दिया गया है। स्विच जॉइंट के स्टार्टिंग और एंडिंग तक के हम जो होता है उसे हम कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ LWR, मतलब लॉन्ग वेल्डेड रेल। और जैसे हमने आपको बताया था कि ब्रीथिंग लेंथ, तो क्या होता है, सेंट्रली कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो नॉन ब्रीथिंग लेंथ, यहाँ पे बियरिंग लिखा है बट इट्स ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये पोर्शन में आपकी सेंट्रली पोर्शन जो है वो नॉन ब्रीथिंग लेंथ होगी और उसके दोनों साइड में क्या हो रही है, ब्रीथिंग हो रही है, मतलब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जॉइंट प्रोवाइड किया गया है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है स्लीपर, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू।